हेलो दोस्तों, मैं आपकी अपनी जेडीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं क्लास 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री में अध्याय 9। और इस अध्याय 9 के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम देखेंगे क्षेत्रीय कल्चर जो है, क्षेत्रीय संस्कृति जो है, उसका निर्माण कैसे होता है और कैसे कैसे लोग जो है इसको अपनी संस्कृति में जोड़ते जाते हैं, कैसे उस संस्कृति को बचाते हैं, उनका रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, ये सारी चीज़ें जो है संस्कृति के अंतर्गत आएगी। तो कैसे कैसे संस्कृति का निर्माण हुआ, इसके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि बात कर ले हम किसी राज्य से या किसी जगह का नाम लेते हैं तो वहाँ के लोगों और वहाँ की भाषा हमें क्या होती है, कभी कभी कन्फर्म हो जाती है। जैसे बात कर लेंगे लोगों का वर्णन करने का सबसे अच्छा और सामान्य तरीका क्या है, उनकी बोलचाल की भाषा से। बोलचाल की भाषा से उन्हें क्या करना, परिभाषित करना। बात यहाँ पे कह रहा है कि जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं, तमिल या उड़िया, तो हमें ये पता चल जाता है कि वह व्यक्ति की भाषा जो है तमिल है और वह तमिलनाडु का रहने वाला है। वह व्यक्ति जो है उड़ीसा का है और उसकी भाषा उड़िया है। इससे हमें क्या होती है, जानकारी मिल जाती है। उसी तरह यदि बात कर लें हम प्रत्येक क्षेत्र के कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जुड़ा करते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि हम किसी को भाषा से पहचान लेते हैं, किसी को भोजन से पहचान लेते हैं, किसी को हम वस्त्र के माध्यम से पहचान लेते हैं, कहीं नृत्य को देखकर पहचान लेते हैं, कहीं संगीत को देख करके, सुन करके हम पहचान लेते हैं कि ये संगीत कहाँ की हो सकती है, किस राज्य की हो सकती है। तो इस प्रकार से हम संस्कृति को, कल्चर को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। विभिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही है, जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृति का समझते हैं। वे समय के साथ क्या होती हैं, बदलती है। और ये क्षेत्रीय संस्कृतियाँ जो है किस विकसित हुई, तो जटिल समस्याओं से, जटिल प्रक्रियाओं से क्या हुई, विकसित हुई। इतनी आसानी से क्या हो पाई, विकसित नहीं हो पाई। उसके बाद जो है इस प्रक्रिया के तहत जो है परंपराओं में उप महाद्वीप के अन्य भागों को आदान प्रदान करके एक दूसरे को संपन्न बनाया गया, ठीक ना कहीं एक दूसरे से क्या किया गया, आदान प्रदान किया गया होगा, तब जो है ये क्या हो पाई, संपन्न हो पाई। मतलब वहाँ के लोगों को, कुछ लोग इधर आए, कुछ लोग उधर गए, अपने बात विचारों को रखे, अपनी कल्चर को रखे, जिससे एक दूसरे से लोग क्या हुए, प्रभावित हुए और उनके कल्चर को अपनाते गए। यहाँ पे देखते हैं हम कि चेर और मलयालम भाषा का विकास कैसे हुआ। तो बात कर ले कि महोदयपुरम का चेर राज्य, महोदयपुरम का चेर राज्य जो है दक्षिणी भारत के अंतर्गत दक्षिणी पश्चिमी या प्रायद्वीपीय दक्षिणी पश्चिम भाग में, जो आज के केरल राज्य का क्या है, एक हिस्सा है। तो महोदयपुरम जो है किसका हिस्सा है, किस राज्य का, तो केरल राज्य का। और महोदयपुरम में कौन सा वंश था, या कौन सा राजा राज करते थे, तो चेर लोग राज्य करते थे, जिसे 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। साथ ही साथ बात कर ले हम कि मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती है। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो मलयालम भाषा बोली जाती है। ये ध्यान रखना है कि केरल के अंतर्गत जो होती है मलयालम भाषा बोली जाती है। जो यहाँ के शासक थे वो मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया करते थे, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा थी और वह चाहते थे कि हमारी जो प्रशंसा है, प्रशस्तियाँ हैं, वह हर लोग पढ़े और हर लोग तक जो है हमारी बात पहुँचे। इसलिए जो है अपनी बोलचाल की भाषा में ही जो क्या करते थे, उत्कीर्ण कराते थे। उसके बाद कर ले के साथ साथ चेर लोग ने संस्कृत परंपराओं में भी बहुत बड़ा योगदान दिया और उसको ग्रहण किए। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित है। जो केरल का मंदिर रंगमंच है, ठीक ना, इसकी परंपरा जो है किस पर आधारित थी, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। बात कर लेते हैं मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियाँ जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती है। तो केरल की या मलयालम की जो
भाषा की पहली साहित्यिक कृतियाँ है वो किस शताब्दी में हुई, तो वह हुई लगभग 12वीं शताब्दी में। और प्रत्यक्ष रूप से किसकी ऋणी है, तो संस्कृत की, क्योंकि उसको संस्कृत से क्या हुई थी, प्राप्त हुई थी। जब 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ है लीला तिलकम, जो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र का विषयक है, मणिप्रवालम शैली में लिखा गया है। तो लीला तिलकम ग्रंथ जो है, जो दक्षिणी भारत के अंतर्गत, वह किस शैली में लिखा गया है, तो मणिप्रवालम शैली के अंतर्गत लिखा गया है। मणिप्रवालम का शाब्दिक अर्थ क्या है, हीरा और मूंगा। और जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की संकेत करता है। मणिप्रवालम का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है हीरा और मूंगा। मणिप्रवालम क्या है, एक प्रकार की शैली है, लेखन शैली है। मणिप्रवालम शैली में लिखी गई महाकाव्य कौन सी है, काव्य शास्त्र कौन सी है, तो वह लीला तिलकम है। अब आते हैं शासक और धार्मिक परंपराएं। जगन्नाथी संप्रदाय, जगन्नाथी संप्रदाय को देखते हैं। जगन्नाथी का संधि विच्छेद क्या होता है, जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ बराबर क्या होता है, जगत नाथ, जगन्नाथ होता है। देखिए शासक और धार्मिक परंपराएं कैसी थी, तो जगन्नाथी हम संप्रदाय के बारे में पढ़ रहे हैं। क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई। जो जगन्नाथी संप्रदाय है वो क्षेत्रीय संस्कृति, क्षेत्र की धार्मिक परंपरा, इन सभी से मिलकर के विकसित होती है। और इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है, पुरी। पुरी कहाँ पड़ता है, उड़ीसा। तो उड़ीसा के अंतर्गत जो जगन्नाथपुरी का क्या है, मंदिर है। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या है, पूरी दुनिया का मालिक। जो और पूरी दुनिया का मालिक कौन, विष्णु का एक पर्यायवाची शब्द है जगन्नाथ। अब देखिए आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा जो है, लकड़ी की प्रतिमा जो है, स्थानीय लोगों के द्वारा क्या की जाती है, बनाई जाती है। देखिए विशेष तौर पे जो जगन्नाथ की मूर्ति जो है वह वहीं के लोगों द्वारा बनाई जाती है। इसका मतलब क्या है कि जो जनजातीय लोग थे उड़ीसा के अंतर्गत, वह उड़ीसा के अंतर्गत जो जनजातीय है वही जो है काठ की, लकड़ी की मूर्ति जो है जगन्नाथ की बनाते हैं। और इससे यह तात्पर्य निकलता है, यह इससे आशा लगाई जाती है, अनुमान लगाया जाता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया था। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा हुए जिनका नाम था क्या, अनंत वर्मन। उन्होंने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया था। कौन, अनंत वर्मन। कहाँ के थे, तो ये किस वंश के थे, तो गंग वंश के थे। तो इन्होंने मन में ठान लिया कि हम क्या करेंगे, एक जगन्नाथ मंदिर बनवाएंगे। उसके 1230 में राजा अनंग भीम द्वितीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्ति घोषित किया। उन्होंने कहा कि मैं क्या हूँ, जगन्नाथ का प्रतिनियुक्ति हूँ। अब देखते हैं हम राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है उसे राजपूताना कहते हैं। मतलब राजस्थान का अधिकतर भाग जो है उसे हम क्या कहते हैं, राजपूताना कहते हैं। इससे समझा गया कि वहाँ एक ऐसा प्रदेश था जहाँ केवल राजपूत ही रहा करते थे। लेकिन यह बात क्या है, आंशिक रूप से सत्य है। यह बात क्या है, आंशिक रूप से सत्य है। वहाँ पे राजपूताना ही नहीं रहा करते थे। ऐसे अनेक समूह थे और आज भी हैं जो उत्तरी और मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आपको राजपूत कहते हैं। यह भी सच्चा है कि राजस्थान में ठीक ना, राजपूत के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं। लेकिन यह भी माना जाता है कि राजपूत ने राजस्थान को एक विशेष संस्कृति प्रदान की। हालांकि यह जो है मिथक है। ये सांस्कृतिक परंपराएं वहाँ के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई है। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा। यदि देखा जाए तो राजस्थान के अधिकांश हिस्सों पर ठीक ना, अलग अलग परिवारों के राजपुत्र जो थे राजाओं का शासन रहा। पृथ्वीराज चौहान एक ऐसा शासक था। ये शासक ऐसे शूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वर्ण किया था, लेकिन कभी पीठ नहीं दिखाई। ऐसे लोगों से क्या थे, प्रभावित थे कि अंततः हमें क्या करना है, युद्ध में लड़ना है, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए, लेकिन पीठ पीछे जो है पीठ दिखा करके भागना नहीं है। ऐसे लोगों को अपने हृदय में क्या करते थे, साहसी लोगों को, शूरवीरों को अपने हृदय में बसा करके रखते थे। आइए देखते हैं क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी। कथक नृत्य की कहानी क्या है, इसके बारे में जानते हैं।
देखिए कह रहे हैं कि शूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में मिल सकती है, जो नृत्य के विषय में भी यह सच है। आइए नृत्य की एक रूप कथक के बारे में जानते हैं। देखिए यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी है। कथक शब्द कथा शब्द से निकला है। किससे निकला है? कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि बात कर ले हम कथक की, तो कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में, कथक जो है मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। कथक जो है क्या है, ये उत्तर भारत के मंदिरों में कथा सुनाने वाले क्या थी, एक जाति हुआ करती थी। और ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संस्कृति से अपने कथा वाचन को अलंकृत किया करते थे। मतलब जो है विभिन्न तरीके से लोगों के अंतर्गत, लोगों के अंदर जो है एक उत्साह भरने के लिए, उनके विचारों को एक्टिव रखने के लिए क्या करते थे, वो विभिन्न प्रकार के हाव भाव करते थे, विभिन्न प्रकार के तौर तरीके स्टाइल्स करते थे, जिससे लोग जो थे उनको क्या करें, पसंद करें। और इस प्रकार से कथावाचन जो क्या होता था, सुशोभित हुआ करता था। लेकिन 15वीं से 16वीं शताब्दियों में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान मतलब कहानियाँ, आख्यान मतलब क्या होती है, कहानी। तो राधा कृष्ण की जो कहानी है लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, जिन्हें रासलीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रासलीला। तो रासलीला का संबंध किससे है? तो राधा और कृष्ण की जो कहानियाँ हैं नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? रासलीला कहते हैं। और रासलीला के अंतर्गत जो है, रासलीला के अंतर्गत हाव भाव के साथ, ठीक है ना, लोक नृत्य के साथ साथ कथक का भी मूल समाहित होता है। बात कर लेंगे हम, देखिए मुगल बादशाह और अभिजातों के शासन में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था। राजाओं के दरबारों में क्या किया जाता था? कथक प्रस्तुत किया जाता था। और इस नृत्य से अपने वर्तमान अभिलक्षण दिए जाते थे। आगे चलकर ये दो परंपराओं अर्थात घरानों में फूला फला, राजस्थान जयपुर के दरबारों में, लखनऊ में भी ये कथक बहुत तेज़ी से फैला। साथ ही साथ अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह प्रमुख कला के रूप में क्या हुआ, उभरा। और 1850 से 75 के दौरान ये नृत्य शैली के रूप में क्या हो गया, विकसित हो गया पूरी तरीके से। और आज इसकी बात करें तो यह केवल वहीं तक नहीं, बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रदेश निकटवर्ती इलाकों में पक्के तौर पर संस्थापित हो गया क्या, कथक नृत्य। इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट तथा द्रुत पद संचालन, उत्तम वेशभूषा, कहानियों के प्रस्तुतिकरण तथा अभिनय पर जोर दिया जाने लगा। लेकिन बात करते हैं कथक जो है 19वीं से 20वीं शताब्दी जब आई, तो उस समय जो ब्रिटिश प्रशासक थे वो नापसंद करने लगे। फिर भी ये जीवित रहा। एक दो लोग जो थे मतलब इसको क्या करते थे, अपनाते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में 6 शास्त्रीय नृत्य, ठीक ना, रूपों में मान्यता मिली। तो हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद जो है शास्त्रीय नृत्य देश भारत के अंदर कितनी है, तो 6 है। कथक की उत्पत्ति कैसे हुई, तो कथक जाति हुआ करते थे, ठीक ना। कथक क्या होती थी, एक जाति होती थी जो अपनी कथा सुनाने का काम करती थी, और कथक जो है कथा से निकली हुई है। तो ये हमने इतिहास देखा। आइए देखते हैं शास्त्रीय नृत्य के बारे में। और देखिए किस कला रूप को शास्त्रीय माना जाएगा, यह अक्सर प्रश्न का जवाब देना क्या होता है, कठिन होता है। तो क्या हम उस रूप को शैली को शास्त्रीय कहते हैं जिसका विषय धार्मिक हो, मतलब धार्मिक विषय के रूप में यदि जो नृत्य किया जाता है क्या वो शास्त्रीय होता है? तो शास्त्रीय इसलिए मानते हैं क्योंकि इसके लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है, जो कई लंबे वर्ष प्रशिक्षण से ही प्राप्त होता है, ठीक ना। शास्त्रीय इसलिए क्योंकि यह निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। देखते कुछ शास्त्रीय नृत्य है, जैसे भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु, कथकली केरल, कथकली है कथकली, और कथक जो है मुख्य रूप से कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश का है। और कथकली जो है कहाँ की है, केरल की है। ओडिसी उड़ीसा की है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की है। और मणिपुरी कहाँ की है, मणिपुर की है। ये शास्त्रीय नृत्य है। बात करते हैं हम संरक्षकों के लिए चित्रकला, मतलब लघु चित्रों की परंपरा क्या है, लघु चित्र क्या है और उनकी परंपरा क्या है। अब देखिए कुछ परंपराएं जो है रीतियों से विकसित हुई, वह थी लघु चित्रों की परंपरा। लघु चित्र क्या है, लघु चित्र इसके नाम से ही स्पष्ट है कि छोटे आकार के चित्र होते थे, जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता था। तो अब देखिए लघु चित्र क्या होते हैं,
तो ये छोटे चित्र होते हैं। पहला उत्तर हो गया। दूसरा, लघु चित्र का निर्माण कैसे किया जाता था? तो जल रंगों से किया जाता था। लघु चित्रों का निर्माण किस पर किया जाता था? तो कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता था। उसी को हम क्या कहते हैं? लघु चित्र कहते हैं। प्राचीनतम लघु चित्र, अब पुराने समय में लघु चित्र जो थे वो किस पर बनाए जाते थे? तो ताल पत्रों पर बनाए जाते थे या लकड़ी की, ठीक ना, लकड़ी की तख्तियों पर भी चित्रित किए जाते थे। इनमें सर्वाधिक सुंदर जो थे पश्चिमी भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यधिक कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया, क्योंकि ये जो मुगल बादशाह थे, इनके अंतर्गत जो है मुगल बादशाहों ने चित्रकला को अत्यधिक क्या दिया? प्रोत्साहन दिया, बढ़ावा दिया। जो प्राथमिक रूप से क्या करते थे ये लोग? पांडुलिपियाँ चित्रित करते थे। पांडुलिपि आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित की जाती थी। चटक रंग मतलब क्या होता है? गाढ़े रंगों से। और उनके दरबार के दृश्य, लड़ाई और शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के पहलू चित्रित किए जाते थे। इसलिए मुगल बादशाहों ने क्या किया? चित्रकार जो थे अपने चित्रकारों को अपने दरबार में जगह दिया और इस चित्रकार को और पेंटिंग को क्या किया? बढ़ावा दिया। और अक्सर जो है उपहार, गिफ्ट के रूप में चित्रों का ही आदान प्रदान किया जाता। आइए हम देखते हैं बंगाल को। बंगाल को एक नज़र में देखते हैं। देखिए, बंगाल जो है, बंगाल एक क्षेत्रीय भाषा का विकास कैसे होता है? देखिए, हम अक्सर क्षेत्रों के नाम वहाँ के निवासियों पर बोली जाती है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि बंगाल में जो भाषा बोली जाती है, कौन सी भाषा बोली जाती है? बंगाली। ठीक है। और दिलचस्प बात यह है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। बंगाली भाषा भी किससे निकली है? संस्कृत भाषा से ही निकली हुई मानी जाती है। अब देखिए, वहाँ पर बंगाली भाषा बोलने का रीज़न ये था कि जो बंगाली लोग थे वहाँ पे संस्कृत से जो उत्पन्न हुई भाषा थी उसको बोल नहीं पाते थे। तो जब नहीं बोल पाते थे तो फिर नई भाषा का एक क्या हुआ? उद्भव कैसे हो गया? तो बात कर लेंगे कि चौथी तीसरी शताब्दी में बंगाल और मगध, जो दक्षिण बिहार के हिस्से में पड़ता है, बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे। कमर्शियल जो संबंध था वो धीरे धीरे स्थापित होने लगा था, क्योंकि यहाँ से लोग आवागमन करते थे और अपना व्यापार की काम भी करते थे, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया। और चौथी शताब्दी के दौरान गुप्तवंशी शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहाँ भी ब्राह्मणों को क्या कर दिया? बसाना शुरू कर दिया, क्योंकि ब्राह्मण ही क्या कर रहे थे? देश को लीड कर रहे थे। इससे क्या हुआ कि जो गंगा की मध्य घाटी थी वहाँ पर भाषा संस्कृत का प्रभाव अधिक प्रबल हो गया और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री वेनसांग ने यह पाया कि बंगाल में सब जगह पर संस्कृत संबंधी भाषाओं का प्रयोग हो रहा है। आप कमेंट करके बताएंगे कि वेनसांग कहाँ के यात्री था और किसके शासनकाल में आया था, मतलब किसके दरबार में आया था। 8वीं शताब्दी में पाल वंश के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राजा का उद्भव हुआ। 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा। बंगाल पर किसका शासन रहा? सुल्तानों का शासन रहा, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश मतलब बंगाल को जीत लिया तो इसे सूबा माना जाने लगा। क्या माना जाने लगा? सूबा। हम ये भी कह सकते हैं कि बंगाल को सूबा कब कहा जाने लगा? तो जब 1556 ईस्वी में अकबर ने इसे जीत लिया। अन्यथा ये क्या था? दिल्ली के शासकों से यह स्वतंत्र था। कौन? बंगाल। लेकिन जब अकबर इसे जीत लेता है 1586 ईस्वी में, तो इसे सूबे के रूप में नाम दे दिया गया और यहाँ पर प्रशासनिक भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में क्या हो गई? विकसित हो गई। 15वीं शताब्दी आते आते बोलियों का बंगाली समूह ये साहित्यिक सब के द्वारा एकबद्ध हो गया और यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाषा के बोलचाल की भाषा थी, जिसे पश्चिम बंगाल कहा जाता है। मैंने क्या कहा कि 15वीं शताब्दी के आते आते उपभाषा तथा बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया। मतलब वो साहित्य भी लिखने लगे वो अपनी भाषाओं के अंतर्गत। और जब किसी भी भाषा में जब साहित्यिक रचना होने लगती है तो वह वहाँ की क्या बन जाती है? भाषा भी बन जाती है। इसलिए उसे पश्चिम बंगाल कहा जाने लगा। अब आइए देखते हैं पीर और मंदिर। 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली तथा दलदली इलाकों में प्रवेश करना शुरू कर दिया, क्योंकि रीज़न ये था कि जब वहाँ पे प्रवेश करेंगे तो उनको क्या थी? उपजाऊ ज़मीन मिलेगी और वहाँ पे वह बेहतर तरीके से खेती करेंगे और खेती करेंगे तो उन्हें अन्न होगा और धन्य धान्य की बढ़ोतरी होगी और अपने आप को क्या कर लेंगे? वो समृद्ध महसूस करेंगे। लेकिन बात यह है कि जैसे जैसे पूर्व की ओर बढ़ते गए वे जंगलों को साफ करके भूमि धान की खेती करने लगे और धीरे धीरे स्थानीय मछुआ तथा स्थानीय खेती करने वाले लोग, अक्सर जनजातीय थे, किसानों के नए समुदाय में मिल गए।
क्योंकि पहले तो खेती होती थी और धीरे धीरे उधर से बढ़ोतरी हो गई, तो इनको एक क्या मिल गया, सपोर्ट मिल गया। और उसी बीच होती क्या है कि बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया उसी समय, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की। अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बनवा लेते थे। जो भी अधिकारी थे, कर्मचारी थे, भूमि को प्राप्त करते थे और जैसे ही प्राप्त कर लेते उसमें मस्जिद बनवा देते थे, जो इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्र के रूप में काम आती थी। प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था तथा आश्वासन दे चाहते थे। जो बाहर से लोग आते थे वह चाहते थे कि हमें क्या मिले, आश्वासन मिले, हमें जो है संरक्षण दिया जाए, हम यहाँ पे क्या करें, रहे। और ये सब सुख सुविधाएं कौन दे, तो जो वहाँ पे शासन कर रहे थे, नेता थे, वो लोग क्या करते थे, आश्वासन दे देते थे तुम आओ, रहो, क्या करो, अपना व्यापार भी करो। अब देखिए क्या होता है कि ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिका भी अदा करते थे। जो नेता हुआ करते थे ये शिक्षक भी थे और निर्णायक भी थे, डिसीजन भी यही लिया करते थे और टीचिंग भी यही किया करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियाँ हैं, जो स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर करते थे। तो बात समझिए, पीर कहा करते थे कैसे। बाहरी लोग जब आते थे बंगाल में, तो बंगाल के अंतर्गत लोग ये चाहते थे कि हम इनके नगर में आए हैं तो हमें इन संरक्षण दे, हमें आश्वासन दे कि आप रहिए, कमाइए, खाइए। तो ये नेता लोग थे और इनकी एक समुदाय हुआ करती थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे चल करके लोगों को ये समझ में आया कि ये तो हमारे प्रति बहुत हमदर्दी हैं, हमें जानते हुए न भी हमें हमदर्दी दिखा रहे हैं और ये हमें पाठ भी पढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ जो है हमें ये निर्णय भी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है इनके अंतर्गत एक विचित्र शक्ति है, एक अलौकिक शक्ति है, यूनिवर्सल पावर है, जिसकी वजह से ये लोग ऐसा कर रहे हैं और लोग इनको प्रेम से क्या कहने लगे, पीर कहा करते थे। पीर फारसी शब्द का जिसका अर्थ क्या है, आध्यात्मिक मार्गदर्शक। अध्यात्म का क्या करना, मार्गदर्शन देना। अब देखिए पीर के अंतर्गत पीर श्रेणी में शामिल कौन कौन थे, तो पीर श्रेणी में संत या सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी उपनिवेशक भी थे, देवत्व प्राप्त सैनिक योद्धा भी थे, विश्व हिंदू एवं बौद्धिक देवता और यहाँ पे अनेक जीवात्माएं भी शामिल हुआ करती थी। पीरों की पूजा पद्धतियाँ बहुत ही लोकप्रिय हो गई और मजारे बंगाल में सब जगह पाई जाने लगी। ठीक है, कोई हम नहीं कह सकते कि पीर जो था केवल मुस्लिम समुदाय के लोग ही थे, बल्कि उसमें कौन कौन से थे, साहसी उपनिवेशक भी थे, देवत्व प्राप्त सैनिक योद्धा भी होते थे, हिंदू एवं बौद्ध देवी देवताओं और यहाँ तक जीवात्माएं भी शामिल थी। यहाँ पे जीववाद का मानना क्या था कि पेड़ पौधों तथा जड़ वस्तुओं और प्राकृतिक घटनाओं में भी जीवात्मा होती है। जीववाद क्या मानता है, देखते हैं कि हमारे भारत की एक बहुत ही खूबसूरती है कि जो है जीवात्मा, जैसे हमारे यहाँ जल की भी पूजा की जाती है, पेड़ों की भी पूजा की जाती है, ठीक है, मतलब नेचुरल चीज़ों की क्या होती है, पूजा की जाती है और जो है यह मानती है कि यही सब क्या है, हमारी जीवात्मा है। बात करते हैं कि बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर तेजी से फैलने लगा और 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया। मतलब 15 से 19 के बीच जो है बहुत तेजी से फैला, मंदिर बनने लगे। मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों समूहों द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे, जो शक्तिशाली होकर उभर रहे थे। जैसे मुगलों के अधिकारी और कर्मचारी क्या करते थे, जब जमीन प्राप्त कर लेते तो मस्जिद बनवाने लगे। लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं हिंदुओं के मन में विचार आया होगा, कुछ अनबन हुआ होगा, कुछ कूटनीतियाँ हुई होगी, जिससे उनको लगा होगा कि नहीं, हमें मंदिर बनवाना चाहिए। इनके माध्यम से अपनी शक्ति तथा शक्ति भाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूहों जैसे कालू मतलब तेली के द्वारा, कंसारी घंटा धातु के कारीगर बनाते हैं आदि के समर्थन से बनने लगे। साथ ही साथ क्या है, अनेक परिवारों में इन अवसरों पर लाभ उठाया। जैसे जैसे लोग सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी परिस्थिति या प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। जब स्थानीय देवी देवता जो पहले गाँव में छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे, वो ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्राप्त कर दी गई, तो उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। क्योंकि ब्राह्मण लोग जो है उनको क्या कर दिए, मान्यता कर दिए कि जाइए अब क्या करिए, इनकी मूर्ति बनवाइए। और जब मूर्ति बनने लगी तो ये क्या करने लगे, पूजा भी करने लगे। और देखिए जो उस समय मंदिरों का निर्माण होने लगा, इन मंदिरों का शक्ल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह दो चाला मतलब 2 छत वाली, चौचाला 4 छतों वाली होती थी। मंदिरों की जो आकृति होती थी।
इस प्रकार से हुआ क्या कि मंदिरों की जो स्थापत्य कला थी विशिष्ट बंगाली शैली का उद्भव हुआ। इसकी अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला यानी 4 छतों वाली ढांचे में 4 त्रिकोणीय छतें चारों दीवारों पर रखी जाती थी, जो ऊपर तिर्यक रेखा या एक बिंदु तक जाती थी। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे और उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी। लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी दीवारें चित्रकारी, सजावटी टाइलों तथा मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी। कुछ मंदिरों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिलों में, ठीक ना, विष्णु के मंदिरों में सजावटें अत्यंत होने लगी। मतलब कुछ मंदिर जो थे, शुरू में मंदिर जो बनते थे उसके अंदर कोई डिजाइन नहीं होती थी, जैसे बन जाता था फिर बीच में लाकर मूर्ति स्थापित कर दी जाती थी। लेकिन कहीं जगह देखा गया कि बाहरी क्षेत्रों में भी क्या है, मिट्टी की, टाइल्स की ये सारी सजावटें की जा रही है, तो क्यों ना हम भी क्या करें, इसको सुसज्जित करें। आइए देखते हैं यूरोप में राज्यों का उदय। 18वीं शताब्दी के अंत यूरोप के लोग स्वयं को एक साम्राज्य मानते थे। जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य की प्रजा किसी चर्च जैसे यूनानी रूढ़िवादी चर्च के सदस्य मानते थे। लेकिन 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में लोग स्वयं को एक ऐसे समुदाय के सदस्य के रूप में पहचानने लगे जो एक भाषा जैसे फ्रेंच या जर्मन बोलते थे। मतलब क्या कह रहा है कि लोग उनको एक समुदाय मानने लगे या एक सदस्य के रूप में मानने लगे कि ये हमारे लोग हैं। कब? जब वो एक जैसी भाषा बोलते थे तब। लेकिन प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में रोमानियों ने विद्यालय पाठ्यपुस्तक ग्रीक के स्थान पर रोमानियों में लिखी जाने लगी और हंगरी में लैटिन के स्थान पर हंगेरियन भाषा पर मान्यता मिल गई। आगे देखते हैं कि राजभाषा के रूप में अपनाया गया और इसी प्रकार अन्य प्रक्रियाओं ने लोगों को यह बोध कराया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में इटली और जर्मनी के एकीकरण के लिए हुए आंदोलनों में इसको भावना को अधिक बल दिया गया। तो हमने देखा कि इटली और जर्मनी का एकीकरण क्या है, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे।